Hello friends, today we are going to learn some basic terms in income tax. First term हम करते हैं person. Now person means every assessee is a person. Assessee के डिटेल्स में हम बाद में सीखेंगे. Assessee का मतलब होता है जो भी person टैक्स दे रहा है उसको हम assessee बोलते हैं. अब यहाँ पर हमें सीखना है कि person का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स में. तो as per income tax, person can be an individual, person can be an HUF, that means Hindu undivided family, a person can be a company, a person can be a firm, person can be an association of person or body of individuals, a person can be a local authority, or a person can be an artificial judicial person. That means अगर हम इंडिविजुअल हैं तब भी हम टैक्स दे रहे हैं, अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बिजनेस कर रहे हैं तब भी बिजनेस टैक्स दे रहे हैं, अगर आप कंपनी हो तो कंपनी भी गवर्नमेंट को टैक्स देती है, आपने फर्म खोली है फर्म भी गवर्नमेंट को टैक्स देता है, आप एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है और कुछ अर्न कर रहे हो तो अगेन आप टैक्स दोगे, लोकल अथॉरिटी हो और आप अर्न कर रहे हो आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, या फिर आप आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो तो भी आप अर्न कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे. सो दैट मीन्स इनकम टैक्स की डेफिनेशन में हमारे पास 7 टाइप्स के पर्सन्स होते हैं. तो दैट मीन्स जब भी हम इनकम टैक्स में पर्सन वर्ड यूज करेंगे सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आइदर ऑफ इंडिविजुअल और HUF और कंपनी और फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी एक नेचुरल पर्सन. अब वो नेचुरल पर्सन या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल होता है या फिर माइनर. माइनर का मतलब होता है जो भी बच्चा 18 साल से कम का है उसको हम माइनर कहेंगे. जनरली अगर माइनर कुछ भी अर्न करता है तो उसके इनकम हम पेरेंट्स के साथ क्लब करते हैं जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. लेकिन कई बार क्या होता है माइनर भी टैक्सेबल में आता है. दैट मीन्स माइनर इतना अर्न कर लेता है कि उसको इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन माइनर कैपेबल नहीं होता इनकम टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि जब भी हम इनकम टैक्स देते हैं वो हम पैन कार्ड के थ्रू देते हैं और माइनर का पैन कार्ड नहीं बना होता. सो दैट मीन्स अगर माइनर टैक्सेबल में आता है, माइनर को टैक्स देना है तो माइनर के बिहाफ पे उसके पेरेंट्स टैक्स देते हैं. और इंडिविजुअल कैन बी अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. कई बार अनसाउंड माइंड पर्सन भी अर्न करता है लेकिन अगेन ही इज नॉट कैपेबल, सो उसके बिहाफ पर कोई और एसेसी टैक्स देता है गवर्नमेंट को. नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच इज ऑल्सो नोन एज HUF. इनकम टैक्स में HUF की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है. सो दैट मीन्स HUF इज डिफाइंड अंडर हिंदू लॉ एज अ फैमिली. अब HUF का मतलब होता है कि जब बेटे के पास बिजनेस जा रहा है या फिर उसके बेटे के पास बिजनेस जा रहा है या फिर उसके बेटे के पास बिजनेस जा रहा है, दैट मीन्स ऑल मेल्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. और यहाँ पर वाइफ्स और डॉटर्स दैट मीन्स गर्ल्स भी इंक्लूडेड होती हैं HUF के अंडर. नेक्स्ट इज कंपनी. कंपनी का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और उसमें लिमिटेड वर्ड यूज होता है सो दैट इज नोन एज कंपनी. कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड होगी या पब्लिक लिमिटेड होगी. कंपनी या तो इंडियन कंपनी होगी या फॉरेन कंपनी होगी, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन ऑफ बॉडी विच इज असेंबल्ड और वाज असेस्ड एज अ कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1922 or for any assessment year commencing on or before 1st April 1970 under the present act. Or a company can be any institution, association of body, whether incorporated or not, and whether Indian or non-Indian, which is declared by the general or special order of Central Board of Direct Taxes to be a company for such assessment year as may be specified by Central Board of Direct Tax orders. That means अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने किसी भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन ऑफ बॉडी, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई है या नहीं, चाहे वो इंडियन है या नहीं, उसको अगर कंपनी मान लिया किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए तो वो कंपनी मानी जाएगी. फर्म की भी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है इनकम टैक्स में.
सो दैट मीन्स या तो फर्म आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। तो फर्म को हमने डिफाइन किया हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। फर्म की जब भी हम बात करते हैं तो हम फर्म के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की भी बात करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो दूसरे पार्टनर के लिए लायबल नहीं है। दैट मीन्स अगर एक पार्टनर लोन लेता है तो दूसरे पार्टनर को उसका लोन चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। So that means the act of one partner, another partner is not responsible. That is known as limited liability partnership. Next है association of persons. Association of person means when persons combine together for promotion of joint enterprise, they are accessible as an association of person. Means जैसे कि हमने अभी सीखा है, persons का मतलब होता है मे बी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, your body of individuals, your local authority और artificial jurisdictional person. That means यहाँ पर हमने बात करी है when persons, that means इन सातों टाइप में से अगर कोई भी दो पर्सन एक साथ एक कॉमन इनकम अर्न करने के लिए हाथ मिला लेते हैं तो उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। दैट मीन्स या तो हो सकता है दो इंडिविजुअल या दो से ज्यादा इंडिविजुअल एक साथ एक कॉमन गोल के लिए हाथ मिला लें और काम करें इनकम अर्न करने के लिए, या फिर दो कंपनीज या दो से ज्यादा कंपनीज, या दो फर्म्स, दो से ज्यादा फर्म्स, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी, फर्म एंड इंडिविजुअल्स, और या लोकल अथॉरिटी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुडिशियल आर्टिफिशियल पर्सन। दैट मीन्स जितने भी हमने पर्सन्स की बात करी है उनमें से कोई भी दो या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ एक गोल के लिए काम करते हैं तो उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहते हैं। नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैरी ऑन सम एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग सम इनकम। दैट मीन्स अगेन जैसे कि हमने अभी सीखा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, जब दो से ज्यादा लोग एक साथ हाथ मिला लेते हैं एक कॉमन गोल के लिए जिससे वो कुछ इनकम अर्न कर सके तो उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। तो सेम मीनिंग है हमारा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का भी। दैट मीन्स जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ हाथ मिलाते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अर्न करने के लिए तो उसको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में डिफरेंस है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में कोई भी दो पर्सन, दैट मीन्स दो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा इंडिविजुअल, दो कंपनी, दो से ज्यादा कंपनी, दो फर्म, दो से ज्यादा फर्म, या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी एंड लोकल अथॉरिटी। दैट मीन्स जितने भी हमने पर्सन्स की बात करी है उनमें से कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स ही जब हाथ मिलाते हैं एक कॉमन गोल के लिए तो उसको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलते हैं। यहाँ पर ना तो कंपनी होगी, ना फर्म होगा, ना लोकल अथॉरिटी, ना आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। दैट मीन्स इंडिविजुअल्स के अलावा कोई भी हाथ नहीं मिलाएगा, कोई भी कॉमन गोल के लिए काम नहीं करे। यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल्स, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स जब एक साथ होते हैं तो उसको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि उन इंडिविजुअल्स में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए बिजनेस कर रहे हैं और मिस्टर ए के दो बच्चे हैं, लेट्स से मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो बिजनेस बी एंड सी टेक ओवर कर लेते हैं। अगर बी और सी में पार्टनरशिप हो जाती है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन अगर बी और सी में पार्टनरशिप डीड नहीं होती, कोई पार्टनरशिप नहीं है और फिर वो एक साथ बिजनेस करते हैं तो दैट दे विल बी कंसिडर एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। दैट मीन्स दो इंडिविजुअल एक साथ मिलके कुछ भी काम कर रहे हैं और इनकम अर्न कर रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब है कोई भी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कमिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। नेक्स्ट कम्स आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। Artificial jurisdictional person are the entities which are not natural persons but are separate entities in the eyes of law. That means
जैसे हमने इंडिविजुअल्स में सीखा कि इंडिविजुअल एक नेचुरल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नेचुरल पर्सन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गॉड, भगवान को हम मानते हैं, भगवान एक आइडल है, तो यह भगवान हमारा एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब है हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को स्यू नहीं कर सकते, उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। अगर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन से कुछ गलती हुई है तो हम उसको स्यू नहीं कर सकते। अगर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया गॉड, हम गॉड को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। सो दैट मीन्स अगर हमें स्यू करना है तो हमें प्रीस्ट के थ्रू स्यू करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन लीगली हम उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, उसको हमें किसी और पर्सन के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया गॉड का, अगर मंदिर के अंदर हम भगवान की आइडल को कोर्ट पे नहीं लेके जा सकते, लेकिन प्रीस्ट को लेके जा सकते हैं या फिर मैनेजिंग कमेटी ऑफ दैट प्लेस ऑफ वर्शिप को लेके जा सकते हैं। अब मैनेजिंग कमेटी मंदिर में जितनी भी आपके पास ऑफरिंग्स आती हैं, डोनेशंस आते हैं, दे ऑल आर टैक्सेबल। लेकिन इनकम टैक्स के अंडर में उनको कुछ एग्जेम्पशंस मिली हुई है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तभी उनको टैक्सेशन से रिलीफ है। सिमिलरली अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, कोलकाता यूनिवर्सिटी की बात करें, तो दे ऑल आर कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, लेकिन हाँ जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैनेज कर रही है कमेटी, उसके थ्रू हम उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी। Assessee means a person by whom any tax or any sum of money is payable under the act. That means जिस भी पर्सन को टैक्स देना है, so that में यहाँ पे लिखा है Assessee means a person, that means हमने 7 टाइप्स के पर्सन की बात करी है, तो 7 टाइप्स में से कोई भी पर्सन जिसको गवर्नमेंट को टैक्स देना है या फिर एनी अदर सम ऑफ मनी, एनी अदर सम ऑफ मनी का मतलब है या तो उसे पेनल्टी देनी है या उसे इंटरेस्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्स देना था लेकिन आप टैक्स देना भूल गए, आपने टाइम पे टैक्स जमा नहीं करा, सो दैट मीन्स आपको टैक्स तो देना ही देना है, उसके ऊपर पेनल्टी भी देनी। सो पेनल्टी विल बी कंसिडर एज अदर सम ऑफ मनी। या फिर आपको इंटरेस्ट देना है, सो इंटरेस्ट विल बी कंसिडर एज अदर सम ऑफ मनी। और आपको फीस देनी है, so that fees will be considered as other sum of money. So that means अगर कोई भी पर्सन को या तो टैक्स देना है या फिर इंटरेस्ट देना है या फिर उसको पेनल्टी देनी है या फिर फीस देनी है, so that person will be considered as an assessee. Now यहाँ पे क्वेश्चन उठता है क्या सारे पर्सन assessee होते हैं? तो आंसर है नहीं, सारे assessee पर्सन होते हैं लेकिन सारे पर्सन assessee नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम 1 लाख रुपीज पर एनम है, आप एक साल में 1 लाख रुपए कमाते हो, तो आप इंडिविजुअल हो तो आप पर्सन हो। लेकिन एज पर इंडियन इनकम टैक्स रूल अगर आपकी इनकम 2.5 लाख पर एनम से ज्यादा की है तभी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम की है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना। अब यहाँ पर आपकी इनकम 1 लाख रुपीज की है, तो दैट मीन्स आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना। सो इस केस में आप इंडिविजुअल तो हो, आप पर्सन तो हो, लेकिन आप एसएससी नहीं हो क्योंकि आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अपना टैक्स तो नहीं देना, किसी और के बिहाफ पे टैक्स देना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपकी इनकम 1 लाख रुपीज है लेकिन आपने अपने अंडर में एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, आप बिजनेस करते हो, आपकी इनकम तो 1 लाख रुपीज आई लेकिन आपने अपने अंडर में एम्प्लॉयज रखे हुए, आपको एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है। सो दैट मीन्स एज पर रूल जो भी सैलरी देगा, जो सोर्स है इनकम का, उसको टीडीएस काटना होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और टैक्स काट के गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। तो अगर आपने अपने एम्प्लॉयज का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करा तो उस केस में इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट द टैक्स टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर आपकी इनकम तो कम है, 1 लाख रुपीज है, तो आपको अपना तो टैक्स नहीं देना, आप एसएससी नहीं हो, लेकिन आपको दूसरे का टैक्स जो आपके अंडर में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका टीडीएस गवर्नमेंट को सबमिट करना है, तो अगेन आप एसएससी बन जाते हो।
सो दैट मीन्स आप अपनी इनकम के लिए एसएससी नहीं हो, किसी और की इनकम सबमिट करने के लिए आप एसएससी हो। यहाँ पर एसएससी में हम इंक्लूड करते हैं एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन टेकन। दैट मीन्स अगर आप पे कुछ भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए, तो उस केस में आप एसएससी हो। या फिर आप कहते हो कि मेरे को बिजनेस में लॉस हुआ है तो मेरे को टैक्स नहीं देना, तो आई एम नॉट एसएससी। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, आपको टैक्स नहीं देना, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको टैक्स देना है या नहीं देना। आप एसएससी हो और आपको गवर्नमेंट को दिखाना है कि आपको लॉस हुआ है। या फिर अगर आपके पास इनकम नहीं है लेकिन आपका टैक्स कट गया, फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉय और आपकी सैलरी कट रही है, तो जिस कंपनी में आप काम करते हो उसने आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया, तो उस केस में आपकी 2.5 लाख से कम की इनकम है, आपको टैक्स नहीं देना, लेकिन आपका टैक्स ऑलरेडी कंपनी ने काट के गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया, तो आपको क्लेम करना है फॉर रिफंड। तो आप क्लेम कैसे करोगे? जब आप गवर्नमेंट को बताओगे कि आपका ज्यादा टैक्स कट गया और आपको रिफंड चाहिए। सो दैट मीन्स अगेन आप गवर्नमेंट को बता रहे हो कि आपकी कितनी इनकम है, सो नाउ यू बिकम एन एसएससी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डीम्ड टू बी एन एसएससी। नाउ अ पर्सन हु डीम्ड टू बी एन एसएससी का मतलब है, सपोज करो आप किसी के साथ, कोई फॉरेन से एक बंदा आया, उसने यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करा और बिजनेस में कुछ अर्न करा। अब जब फॉरेन से आया, वो टैक्स नहीं भर रहा, आप उसके बिहाफ पे टैक्स भर रहे हो। वो आया, काम करके चला गया और उसने कम इनकम टैक्स दिया। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट कहेगी कि मेरे को पूरा इनकम टैक्स चाहिए, आप उसके बिहाफ पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी। सो नाउ यू बिकम एन एसएससी। सो दैट मीन्स अ पर्सन हु डीम टू बी एन एसएससी फॉर समवन एल्स। या फिर अभी हमने केस करा माइनर का। माइनर कैपेबल नहीं होता टैक्स भरने के लिए, तो माइनर के बिहाफ पे उसके पेरेंट्स टैक्स भरते हैं। तो पेरेंट्स की, सपोज करो पेरेंट्स की अपनी कोई इनकम नहीं है, पेरेंट्स अपने माइनर चाइल्ड का टैक्स भर रहे हैं, तो अगेन पेरेंट्स विल बिकम एन एसएससी, क्योंकि वो दूसरे के बिहाफ पे टैक्स कर रहे हैं। सो हियर द पेरेंट्स विल बी अ पर्सन हु डीम टू बी एन एसएससी, जो एसएससी माने जाएंगे फॉर अ माइनर। थर्ड इज अ पर्सन हु डीम टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। यहाँ पे मतलब है, सपोज करो आप बैंक हो, अगर कोई भी इंडिविजुअल बैंक में एफडी कराता है, फिक्स डिपॉजिट कराता है, तो उसको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट का रूल है कि सोर्स, दैट मीन्स बैंक इंडिविजुअल के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप गए बैंक में और आपने बैंक में एफडी कराई और आपको इंटरेस्ट मिला, तो बैंक इज अ सोर्स, बैंक आपकी इनकम का सोर्स है। तो बैंक की ड्यूटी बनती है कि वो आपका टीडीएस काटे, इनकम के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर टीडीएस काटे और गवर्नमेंट को सबमिट करे। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि या तो बैंक आपका टीडीएस काटना भूल गया, या बैंक ने आपका टीडीएस तो काटा लेकिन गवर्नमेंट को जमा करना भूल गया। सो दैट मीन्स यहाँ पे बैंक की ड्यूटी है कि वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स जमा करे। सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन अ पर्सन हु डीम टू बी एन एसएससी। वो एसएससी है लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, हु डीम टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट वो एसएससी है, उसको गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना है। सिमिलरली आप कंपनी में काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है, तो अगेन कंपनी आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो कंपनी आपका टैक्स काट के गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। तो आपका जो टीडीएस कटेगा, टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, वो काट के गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। सो इन दैट केस द कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज एन एसएससी। नेक्स्ट इज असेसमेंट। Assessment is a procedure via which the income of an assessee is determined. That means assessment क्या है? हमारा एक प्रोसीजर है। अगर हम खुद अपने टैक्स का असेस करते हैं कि हमें कितना टैक्स देना है, सो दैट इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट। हम खुद बता रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें इतना टैक्स देना है। असेसमेंट कैन बी अ नॉर्मल असेसमेंट और रीअसेसमेंट। दैट मीन्स मेरे को एक इनकम टैक्स भरना है और मैंने पूरा प्रोसीजर करा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल असेसमेंट। जब हम पहली बार करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल असेसमेंट। लेकिन एक बार हमने असेसमेंट करके गवर्नमेंट को बता दिया हमारी इतनी इनकम है, लेकिन उसके बाद हमें रियलाइज हुआ हमने गलत कर दिया, तो अगर हम दोबारा से अपने इनकम का असेसमेंट करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ रीअसेसमेंट। विद दिस वी कम्स टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू।